दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आप लोग क्रम बाय क्रम यानी धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रहा है। पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, तभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। आइए एक न्यू टॉपिक शुरू किया जाएगा, जिसमें जीवन परिचय यानी इंट्रोडक्शन होगा, गद्यांश का भी और पद्यांश का भी। और ये इंट्रोडक्शन बस याद कर लीजिएगा, जिसमें 6 इंट्रोडक्शन को बताया जाएगा। इसके अलावा कहीं से आएगा नहीं, यही बहुत ज़्यादा इनफ है। और इसी को आप लोग बार बार पढ़िएगा, सुनिएगा, याद कीजिएगा, सुन करके भी याद हो जाएगा। यही इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इनफ है। इसके अलावा आप कहीं से कुछ मत पढ़िएगा इंट्रोडक्शन के बारे में। यहीं से पढ़ करके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और MCQ क्वेश्चन भी, ये 6 इंट्रोडक्शन की रचनाएं जो भी है उसको याद कर लीजिएगा, पूरा MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले देखा जाएगा जीवन परिचय। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखा जाएगा कि लेखक का जीवन परिचय कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे है। उसके बाद से कवि का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक का जीवन परिचय। लेखक के जीवन परिचय में किसका है, तो लेखक के जीवन परिचय में हम लोग 3 जीवन परिचय पढ़ेंगे। 3 जीवन परिचय कौन कौन है देखा जाएगा। और ये 3 ही जीवन परिचय गद्यांश और पद्यांश के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। आप लोग बार बार वीडियो को सुन करके याद कर लीजिएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। आइए 3 जीवन परिचय में सबसे पहले देखा जाए कि कौन कौन 3 जीवन परिचय हैं, उसके बाद से उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो 3 जीवन परिचय में सबसे नंबर 1 पर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनके बारे में इनका जीवन परिचय पढ़ा जाएगा, रचनाएं देखा जाएगा, भाषा शैली देखा जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछता है रचनाएं से, जीवन परिचय से, जो MCQ क्वेश्चन आता है, सब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पढ़ा जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। उनका जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली सारे डिटेल में देखा जाएगा। और तीसरे पे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में देखा जाएगा। इनका जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, इनका भी डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। आइए अब सबसे फर्स्ट वाले को शुरू किया जाए। जो सबसे फर्स्ट वाले हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। फर्स्ट वाले का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। जीवन परिचय यानी इनका इंट्रोडक्शन देखा जाएगा कि कैसे क्या इन्होंने लिखे हैं, क्या क्या दिए हैं, क्या क्या किए हैं, इनकी जीवनी क्या है, सारा डिटेल में देखा जाएगा। अब शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इनका जीवन परिचय को देखा जाए, और ये देखिएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। धुआं धुआं उठा दीजिएगा पूरा UP बोर्ड के एग्ज़ाम में। लीक करके मात्र 5 मिनट से ज़्यादा समय मत लीजिएगा। गद्यांश का भी हो या पद्यांश का भी हो, लीक करके 5 मिनट के अंदर जीवन परिचय को ख़त्म कर दीजिएगा। तो इसके लिए जिस तरह हम बनाए, आइए आप भी मेहनत कीजिए साथ में। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और ये भी देखिएगा, जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं उसको नोट आउट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि हाईलाइट चीज़ें सबसे मेन इस इंट्रोडक्शन का हाईलाइट किया गया है। आइए फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने जो शुरू में शिक्षा प्राप्त की, लखनऊ में व्यतीत हुआ इनका बचपन, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही व्यतीत हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर
डिलीट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं और भारतीय संस्कृतों और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग, देखिएगा, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को भी सुशोभित किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। ये जो भी हाईलाइट चीज़ें किया गया है इसको नोट आउट कर लीजिएगा और हाईलाइट चीज़ों को बार बार देखिएगा, डिटेल याद होगा। आइए फिर देखते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर कार्य किया और केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष तथा आचार्य पद भी कार्य किए। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार, इसे महान पंडित भी और साहित्यकार भी बोला जा सकता है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए, यानी इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हो गया। ये जो भी हाईलाइट चीज़ें इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब इनकी रचनाएं को देखा जाए कि इनकी मुख्य रचनाएं क्या है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। आइए देखा जाए क्या क्या इन्होंने लिखे हैं। ये जो रचनाएं हैं इसको अच्छी तरीक़ों से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन भी यहीं से पूरा डिटेल में बन जाएगा और आपका MCQ क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वगधारा, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पाली। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो मुख्य रचनाएं हैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन MCQ भी और जीवन परिचय का रचनाएं जो भी मुख्य पूछा जाएगा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब इनकी भाषा शैली को देखा जाए कि भाषा शैली में इन्होंने किस किस भाषा को या किस किस लैंग्वेज को यूज किए हैं। तो इनकी भाषा शैली को देखा जाए, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का भी प्रयोग किया है। ये जो भाषा शैली है इसमें आप लोग हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो जो भी मेन चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसमें वही चीज़ें लिखा गया जो मेन चीज़ें है ही है फिलहाल में, क्योंकि भाषा शैली भी लिखा जाता है इंट्रोडक्शन में। आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले को देखा जाएगा कौन है, उनका जीवन परिचय पूरा डिटेल में देखा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में भी पूरा डिटेल में देखा जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या लिखे हैं और इनका जीवनी क्या क्या है और इनकी रचनाएं क्या क्या है और इनकी भाषा शैली क्या क्या है और इनका जीवन परिचय क्या है, सारा डिटेल में देखा जाएगा। आइए अब इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय डिटेल में देखा जाए, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, बोले हैं और किए हैं। सेकंड नंबर पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय को डिटेल में देखा जाएगा। इनके भी हाईलाइट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के
दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास यानी विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह स्वर्ग सिधार गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 19 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। आइए अब इनकी रचनाओं को देखा जाए। इनकी रचनाएं क्या क्या है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी भी जो रचनाएं हैं इनको डिटेल में देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जो भी इनके अंदर एमसीक्यू बनता होगा सारा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, सूरदास, कालिदास की ललित योजना। देखिएगा इनके में भी रचनाएं में भी कालिदास की ललित योजना है। यदि ऑप्शन में कालिदास दिया हो और ऊपर में कालिदास ऑप्शन में भी दिया हो तो देखिएगा कालिदास का कालिदास नॉट ट्रिक लगा दीजिएगा। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। आइए अब इनके भाषा शैली को भी देखा जाए कि भाषा शैली में इन्होंने क्या क्या लिखा है, किन किन भाषा का उपयोग किए हैं, यूज किए हैं। आइए इनकी भाषा शैली को देखा जाए। इनकी भाषा शैली है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध भी है, परिष्कृत भी है एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। इनका भी जीवन परिचय डिटेल में ख़त्म हो गया। आप इनके जीवन परिचय को देखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनाएं भी देखिएगा और भाषा शैली भी देखिएगा। जो भाषा शैली में मुख्य इंपॉर्टेंट बातें उसको ध्यान दीजिएगा। किन किन भाषाओं में इन्होंने क्या क्या लिखा है सारे को डिटेल में देख लीजिएगा। आइए थर्ड नंबर पे देखा जाए कि थर्ड नंबर पे किनका जीवन परिचय है। थर्ड नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखा जाएगा, रचनाएं देखा जाएगा और इनकी भी भाषा शैली को भी देखा जाएगा। आइए अब इनके जीवन परिचय को शुरू किया जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उसके बाद से एक गद्यांश का जीवन परिचय 3 मुख्य इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जीवन परिचय को देखा जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अस्सी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटे उम्र में ही काम करना पड़ा। वर्ष 1960 ईस्वी में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने वर्ष 1960 ईस्वी में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनज़र एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 ईस्वी को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 11वें राष्ट्रपति बनाया गया भारत का। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 26 जुलाई सन 2015 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 26 जुलाई सन 2015 ईस्वी को हो गया। आइए इनकी रचनाएं को देखा जाए कि इनकी रचनाएं क्या क्या। इन्होंने कुछ बुक लिखे हैं, उस बुक का नाम भी देखा जाएगा। आइए देखा जाए। इन्होंने सबसे फर्स्ट बुक का नाम इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इन्होंने फर्स्ट बुक का नाम इन्होंने रखा था इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। सेकेंड, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। सेकेंड वाले पर इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। और फोर्थ वाले पर मिशन इंडिया इंडोमिटेबल स्पिरिट। मिशन इंडिया इंडोमिटेबल स्पिरिट कुछ ये बुक का नाम है। और जो उस बुक में जो भी रचनाएं लिखे हैं, जैसे बुक का नाम ए है और उसमें जो रचनाएं लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, मिशन इंडिया इंडोमिटेबल स्पिरिट, इन रचनाएं को देख लीजिएगा। और इनकी रचनाएं से जो बुक का नाम या जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 3 गद्यांश का जीवन परिचय समाप्त होने वाला है। अब केवल इनका भाषा शैली को देखा जाए, इन्होंने किस किस भाषा में क्या क्या लिखे थे। इनकी भाषा शैली जो है, कलाम जी ने यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों, इनका सबसे फुल सपोर्ट या फुल पूरा ध्यान विद्यार्थियों व युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किए। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी लैंग्वेज को ध्यान दिए हैं। उनकी शैली लाक्षणिक प्रयोग से युक्त है। ये आपका गद्यांश यानी लेखक का जीवन परिचय, 3 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय समाप्त हो गया। अब कवि का जीवन परिचय देखा जाएगा। 3 कवियों का जीवन परिचय इम्पोर्टेंट देखा जाएगा, जिनमें उनका रचनाएं, जीवन परिचय और भाषा शैली डिटेल में देखा जाएगा। और जो ये 6 इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा आप कहीं से मत कुछ याद कीजिएगा जीवन परिचय में, क्योंकि यही 6 जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इनफ है। 3 कवियों का जीवन परिचय को देखा जाए। कवि का जीवन परिचय, इन कवि का जीवन परिचय को देखा जाएगा। कौन कौन कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, आइए देखा जाए। इसमें से कवियों के जीवन परिचय में भी 3 जीवन परिचय को
याद किया जाएगा। हेडलाइट के साथ साथ जो भी हेडलाइटें चीज किया गया है उसको आप ध्यान दीजिएगा। जिन 3 लोगों का जीवन परिचय हम लोग को देखना है, जिसमें से फर्स्ट वाले जयशंकर प्रसाद, सेकंड वाले महादेवी वर्मा और थर्ड वाले मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखा जाएगा। ये 3 ही जीवन परिचय पद्यांश में याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही 3 जीवन परिचय पद्यांश में एनफ है। आइए फर्स्ट वाले को देखा जाए। फर्स्ट वाले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखा जाएगा और इनकी रचनाएं को भी देखा जाएगा और इनकी भाषा शैली को भी देखा जाएगा। आइए तब शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा उनके पिता का नाम शिवरत्न साहू था। ये वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बचपन में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनका जीवन संकटमय हो गया। परिवार का संपूर्ण दायित्व तो अब इनके कंधों पर आ पड़ा। इनकी विद्यालयी शिक्षा पर विराम लग गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार वाराणसी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था काशी नागरी प्रचारणी सभा को दान कर दिया। घर के धार्मिक वातावरण का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म में इनकी स्वाभाविक रुचि थी। इनका निधन यानी जयशंकर प्रसाद जी का निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में हो गया। इनके भी जीवन परिचय में जो चीज़ें हेडलाइट किया गया है उसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब इनकी रचनाएं को देखा जाए। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। प्रसाद जी ने पद्य तथा गद्य दोनों में रचनाएं को रची हैं। आइए फर्स्ट इनको देखा जाए और यहाँ से भी रचनाएं को डिटेल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि रचनाएं सुनने वाला समझने वाला नहीं है। रचनाएं याद किया जाता है तभी एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनेगा आप उसको डिटेल में बना देंगे। इनकी रचनाएं जिसमें नाटक और उपन्यास में देखा जाएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, तितली, कंकाल, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, काव्य और कला। इनकी इतना ही रचनाएं इम्पोर्टेंट है और मुख्य हैं। आइए अब इनके भाषा शैली को देखा जाए। इन्होंने किस किस भाषा में, किस किस लैंग्वेज में इन्होंने लेख लिखी है और क्या क्या बताई हैं। इनकी भाषा शैली यानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में है। आगे चलकर एक खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इनके भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता प्रयोग की है, किंतु भाषा में सर्वत्र सहजता एवं कोमलता विद्यमान है। इनकी शैली के रूप परिवर्तन में प्रसाद जी की अति निपुण थे। भावात्मक, दुरूह एवं पद्य कथात्मक आदि शैलियों के दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय समाप्त हो गया। इनकी रचनाएं को याद कर लीजिएगा, भाषा शैली को देख लीजिएगा। आइए अब सेकेंड वाले को देखा जाए। कि सेकेंड वाले का जीवन परिचय कौन है और उनका जीवन परिचय को देखा जाए। सेकेंड पे रखा गया है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के बारे में डिटेल में देखा जाएगा और इनके जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली को भी देखा जाएगा। आइए तब देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय को देखा जाए। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद सहाय एक अध्यापक थे। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद सहाय एक अध्यापक थे। शिक्षित परिवार एवं माँ से महादेवी के संस्कारों का निर्माण हुआ। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया। महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से में ही विवाह हो गया था। सन 1933 ईस्वी में महादेवी ने एमए संस्कृत प्रथम श्रेणी में प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु प्रयाग में ही 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। इनके भी जो भी चीज़ें हेडलाइट किया गया है देख लीजिएगा, याद कीजिएगा। आइए अब इनकी रचनाओं को देखा जाए, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं में महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले निहार, दीपशिखा, रश्मि, यामा और सांध्य गीत। इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे गद्य में भी आपने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आइए उनको देखा जाए, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं को भी याद कर लीजिएगा। ये इनका अन्य रचनाएं हैं और ये इनका काव्य की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को याद कर लीजिएगा। आइए अब इनकी भाषा शैली को देखा जाए, इन्होंने किस किस भाषा में क्या क्या लिखी हैं, कौन कौन सा भाषा का प्रयोग किए हैं लेख लिखने में। इनकी जो भाषा शैली है, पद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की शैली का विकास धीरे धीरे हुआ है। पद्य के क्षेत्र में इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाया है। साथ ही ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। छायावादी 4 प्रमुख कवियों में इनकी गणना की जाती है। जो छायावादी युग के लेखक होते उसमें महादेवी वर्मा का भी गणना किया जाता है। आइए पद्य में भी अब 3rd नंबर पे देखा जाए कि 3rd नंबर पे कौन कवि हैं और उनके जीवन परिचय को देखा जाए, रचनाएं को देखा जाएगा और भाषा शैली को भी देखा जाएगा। 3rd नंबर पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखा जाएगा, रचनाएं देखा जाएगा। और ये 6 जीवन परिचय का लास्ट जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त। इनके जीवन परिचय को देखा जाएगा, इनकी रचनाएं को याद कीजिएगा। और यहीं से गद्यांश पद्यांश के 6 जीवन परिचय ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कहीं से नहीं देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन एनफ है यहीं बस। आइए अब 3rd वाले को देखा जाए, मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया।
द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक पुरस्कार होता है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये मैथिली शरण गुप्त को दिया गया साकेत के उपलब्ध में। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गया। आइए अब इनके रचनाओं को भी देखा जाए कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं बार बार पूछा जाता है एमसीक्यू में भी और उस तरह भी, इसको याद कर लीजिएगा। आइए इनकी रचनाओं को देखा जाए। भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपतगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास, इनकी मुख्य रचनाएं यही है। आइए अब इनकी भाषा शैली को देखा जाए कि इन्होंने अपने लेख लिखने में किस किस भाषा का उपयोग किए हैं। भाषा शैली, खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी की महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भाव में तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य सृजन करके उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त थे। भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। इनकी भी भाषा शैली समाप्त हो गई। आप इन 6 जीवन परिचय को बार बार देखिएगा, लिखिएगा, सुनिएगा, याद कीजिएगा और इसके अलावा कोई भी जीवन परिचय याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय 2024 यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 5 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर इस दोनों जीवन परिचय को लिख करके पूरा डिटेल में छाप दीजिएगा। चलिए इसी पे इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।